आमतौर पे जब हम घने कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी वृत्ति होती है। मतलब रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है और हम सिर्फ अगले 2 या 3 मीटर तक ही देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उससे आगे देखना तो नामुमकिन सा लगता है ना। हाँ, सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे सामने कुछ ताज़ा वित्तीय रिपोर्ट्स और मार्केट रिसर्च का ढेर है। हमारा मिशन ये समझना है कि जब पूरा वैश्विक बाजार अनिश्चितता के इस कोहरे में सहमा हुआ है, तब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी नैबफिड ने 10 वर्षीय बॉन्ड के जरिए 14,000 करोड़ रुपए जुटाने का इतना ऐतिहासिक कदम कैसे उठाया। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी, और मौजूदा वित्तीय बाजारों की स्थिति सचमुच उस घने कोहरे जैसी ही है। मतलब अगर आप देखें तो पश्चिम एशिया का संकट है और बॉन्ड यील्ड में भारी उतार चढ़ाव आ रहा है। हाँ, हर तरफ अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। एकदम। और इसी वैश्विक अनिश्चितता ने निवेशकों को बेहद सतर्क कर दिया है। इसी डर की वजह से हाल ही में ज्यादातर संस्थाएं सिर्फ 2 से 3 साल के शॉर्ट टर्म बॉन्ड ही जारी कर रही हैं। तो मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ऐसे डरावने माहौल में नैबफिड ने पूरे 10 साल के लिए अपनी गाड़ी की हाई बीम लाइट क्यों ऑन कर दी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब जब बाजार में हर कोई अपना पैसा जल्दी से जल्दी वापस चाहता है, तो कोई 10 साल के लिए पैसा क्यों फंसाएगा? क्या इसमें कोई छिपा हुआ कैच है? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नैबफिड कोई आम नई संस्था नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस रणनीति काम कर रही है। अच्छा? हाँ, क्योंकि बुनियादी ढांचे जैसे हाईवे या बड़े पोर्ट्स को बनने में और फिर उनसे मुनाफा कमाने में कई साल लग जाते हैं। हाँ, वो तो है। रातों रात तो कुछ बनता नहीं। एकदम सही। तो 10 साल का बॉन्ड जारी करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके प्रोजेक्ट्स का नजरिया बहुत दीर्घकालिक है। लेकिन निवेशकों के इस भरोसे की असली वजह यह है कि नैबफिड को भारत सरकार का मजबूत ढांचागत समर्थन प्राप्त है। ओह, तो मतलब सरकार का नाम जोड़ा है, इसलिए जोखिम कम लगता है। बिल्कुल। निवेशकों को पता है कि सरकार देश के बुनियादी ढांचे के विकास को किसी भी हाल में रुकने नहीं देगी, और यही सरकारी समर्थन इस लंबे जोखिम को काफी हद तक सुरक्षित बना देता है। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मेरे पास जो स्रोतों के आंकड़े हैं उनके मुताबिक इस बॉन्ड का कट ऑफ यील्ड 7.74% रहा। जी, 7.74%। लेकिन एक मिनट, मेरे टेबल पर जो डेटा है उसके अनुसार तमिलनाडु जैसे मजबूत राज्यों के स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी SDL भी 7.73% से 7.785% के बीच ही यील्ड दे रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। सच में, ये तो ऐसा हो गया जैसे बाजार में कोई नई कंपनी आए और लोग उसमें उतना ही भरोसा दिखाएं जितना किसी स्थापित राज्य सरकार में दिखाते हैं, जबकि राज्यों के पास तो टैक्स वसूलने की ताकत होती है। सही बात है। तो फिर नैबफिड ने राज्यों के स्तर की सुरक्षा वाले यील्ड पर ग्रीन शू ऑप्शन के साथ इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा ली? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इस भारी सफलता के पीछे ग्रीन शू ऑप्शन का तंत्र समझना बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। मैं अगर तकनीकी भाषा से हटकर बताऊं तो जब कोई बॉन्ड जारी होता है और निवेशकों की मांग तय रकम से बहुत ज्यादा आ जाती है, तो जारीकर्ता के पास उस अतिरिक्त पैसे को अपने पास रखने का विकल्प होता है। अच्छा, ताकि उसे भविष्य में तुरंत कोई नया बॉन्ड ना जारी करना पड़े। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और नैफिड के मामले में ठीक यही हुआ। उन्होंने न सिर्फ अपना मूल लक्ष्य हासिल किया, बल्कि इस ओवर सब्सक्रिप्शन के पैसे को भी रख लिया। अरे वाह, इसका मतलब है कि बाजार में पैसा लगाने वालों की कमी नहीं है। एकदम। ये बाजार की भारी तरलता और इस संस्थान के प्रति निवेशकों के अटूट विश्वास का सीधा प्रमाण है, जो सीधे राज्य सरकारों के बॉन्ड्स को टक्कर दे रहा है। लेकिन इस पूरे वित्तीय गणित का जमीन पर क्या असर होगा? मतलब इन भारी भरकम शब्दों से बाहर निकलें तो इस 14,000 करोड़ रुपए के जुटान से असल में क्या बदलने वाला है? देखिए, ये पैसा सीधे उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाएगा जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जैसे नए पुल और एक्सप्रेसवे वगैरह। हाँ, नए पुल, एक्सप्रेसवे और ऊर्जा संयंत्रों को भारी पूंजी चाहिए होती है। जब नैबफिड जैसे संस्थान इतने कठिन वैश्विक माहौल में भी आसानी से लंबी अवधि का पैसा जुटा लेते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि देश के विकास कार्य वैश्विक उथल-पुथल की वजह से बाधित नहीं होंगे। मतलब हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए ये एक मजबूत ढाल का काम करता है। 100% की बात कही आपने, बिल्कुल ऐसे ही है।
तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब यही है कि जब पूरी दुनिया अनिश्चितता के कोहरे में रास्ता खोज रही है, तब एक स्पष्ट संस्थागत रणनीति और मजबूत ढांचागत समर्थन उस कोहरे को चीरने की ताकत रखते हैं। हाँ, अल्पकालिक घबराहट के बावजूद इस बॉन्ड इशू ने दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की जीत सुनिश्चित कर दी है। सही कहा, वित्तीय बाजार हमेशा सिर्फ डर पर काम नहीं करते। जब उन्हें एक ठोस और सुरक्षित योजना दिखती है, तो वे लंबी अवधि का दाव खेलने से पीछे नहीं हटते। बिल्कुल, ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तो चलिए इस चर्चा का अंत एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करते हैं। अगर एक संस्थान वैश्विक संकट और अनिश्चितता के बीच भी 10 साल के लिए इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से जुटा सकता है, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि घरेलू बुनियादी ढांचा अब वैश्विक झटकों से पूरी तरह प्रतिरक्षित हो चुका है? ये जरूर विचार करने लायक है। आज के लिए बस इतना ही।